हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं, तो क्विज के स्टार्ट बीच में कहीं भी हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मेरा कल का क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आज़ाद था ना, चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को गोली कहाँ मारे थे और कब मारे थे। तो अपने आप को गोली वो चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद आज के दिन प्रयागराज में नहीं, अब इलाहाबाद के नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, प्रयागराज में गोली मारे थे अल्फ्रेड पार्क में। कब बाबू, तो 27 फरवरी 1931 को, 27 फरवरी 1931 को। कोई दिक्कत है? 1931 को देख कर क्या ख्याल आया था, तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट महात्मा गांधी और इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता था। अच्छा सर, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। कोई डाउट है? और देखिएगा 1931 को देख कर क्या ख्याल है कि 23 मार्च 1931 को भौसुरा की मृत्यु, कहने का मतलब है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का मृत्यु हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इसको दोस्त ट्रिक के माध्यम से आप भौसुरा की मृत्यु से याद कीजिएगा। भौसुरा की मृत्यु, भ से भगत सिंह, स से सुखदेव, सु से सुखदेव, रा से राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मृत्यु कब हुआ था, 1931 में। इनका चंद्रशेखर आज़ाद की भी मृत्यु कब हुआ था, 1931 में ही। कोई दिक्कत है? कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग हुई थी, मौलिक अधिकार की बात की गई थी 1931 के कराची अधिवेशन में ही। कोई डाउट है? कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन था, बोलिए। हाँ, जिम कार्बेट, एक और क्वेश्चन था ना कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो था दोस्त, इसको किसने स्थापित किया था, तो एडवर्ड, ये जेम्स एडवर्ड कार्बेट, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में है। ठीक है, यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, उसका बाद में नाम आगे चलकर क्या हुआ, जिम कार्बेट नेशनल पार्क हुआ। अब नाम उसका क्या हो गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क। वर्तमान में जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। क्यों इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, क्योंकि यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर बाबू, उत्तराखंड में। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, हो गया ना क्वेश्चन। अब देखिए दोस्त, हम जो होमवर्क देते हैं तो लुसेंट का दिए थे कल, भारत के प्रमुख शोध संस्थान और भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक, यानी कौन से व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, और भारत के प्रमुख शोध संस्थान कहाँ कहाँ है, यह मेरा कल का टास्क था। यह पार्टी ए है, यानी यह जो है ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है, टीम ए और टीम बी है। चलिए हम एक एक से पूछेंगे क्वेश्चन और आप भी आंसर देते जाइएगा, सुनते जाइएगा। ठीक है, बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। और एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्त, बहुत लड़के कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, सर पूछ रहे हैं कि बताइए ना सर कौन सा होमवर्क आप किससे देते हैं। तो देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का अगर नाम से भी सर्च कीजिएगा ना, ER हरेंद्र क्लासेस, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद क्या कीजिए दोस्त कि वहाँ पर आपको होमवर्क जो भी दिया जाता है ना, तो वहाँ पर इसका फ़ोटो खींचकर उस टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है, जिससे आप आसानी से याद कर लीजिएगा। आप भी क्विज में शामिल होकर आंसर दे दीजिएगा अपने ऐसे। ठीक है दोस्त, चलिए आज हम लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद होमवर्क पूछने के बाद चलता क्या क्या है, तो घटना चक्र के बुक पढ़ाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, रिमाइंडर का भी बुक चलता है, 4-5 पब्लिकेशन मेरे पास चलता है। उसके बाद में करेंट अफेयर्स भी रोज़ लास्ट में डालते हैं, रोज़ करेंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और करेंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक्स भी पढ़ाते हैं। इसलिए यह क्विज बहुत दमदार शानदार रहने वाला है, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्विज को आगाज करते हैं। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। कोई दिक्कत है? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था,
1960 में। कब? 1960 में। कहाँ पर बाबू? पंतनगर उत्तराखंड। पंतनगर उत्तराखंड खुद ही कहते हैं, अब उत्तर प्रदेश में हो गया है। पंतनगर उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से। नहीं, उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से। कोई डाउट? आइए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है बाबू? कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर कहाँ है? तो कर्नाटक में। यहाँ गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। यहीं पर गन्ना प्रजनन केंद्र भी स्थित है। कहाँ पर? कोयम्बटूर। कोई दिक्कत है? और सुनिएगा, गन्ना जो है, गन्ना में जो रेड बर्ड्स रोग होता है ना, रेड कलर का उस पर नहीं हो जाता है, तो वह कवक के वजह से होता है। किसके वजह से? कवक के वजह से। ठीक है। जो गन्ना है ना, गन्ना घास का ही एक प्रजाति है। गन्ना घास नहीं, बांस का, सॉरी, गन्ना जो वो तो घास का, बांस जो है घास का प्रजाति है। गन्ना भी उसी सब में आता है। ठीक है। और देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, अगला है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बाबू? राजमुंद्री। राजमुंद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यानी केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। भारत में तंबाकू की खेती का शुरुआत किसने किया था? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली कब आया था? 1498 ईस्वी में। और सर्वप्रथम कौन आया था बाबू? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल के। पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल के राजधानी वास्को डिगामा। हर कोई जानता है कि 1498 ईस्वी में कालीकट तट केरल में आया था, लेकिन हम पूछेंगे कि वास्को डिगामा दूसरी बार कब आया था भारत में? 1502 ईस्वी में। कब? 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में भारत से अपना पुर्तगाल जा रहा था, तभी बीच रास्ते में ही उसका मृत्यु हो गया। तो दिक्कत। आइए, और पूछेगा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। कब? 31 मई को। तंबाकू में क्या पाया जाता है बाबू? निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। बताइए, भारत में चीनी तकनीकी संस्थान, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। कानपुर कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कानपुर है। कानपुर को देखकर क्या ख्याल आया? कानपुर जो है ना, यहाँ सड़कों का भारत में, हाँ, यानी उत्तर भारत का चौराहा के नाम से जाना जाता है ना कानपुर का, कानपुर को। ठीक है। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, यहाँ चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है बाबू? करनाल, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है। अच्छा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ पर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है। अब बताइए, नीलगिरी के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। कौन है? दोदा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी। तो हर कोई जानता है, लेकिन अब दोस्त क्वेश्चन पूछेंगे कि दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, तो बताइए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी। अब बताइए, आप पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। और दोस्त बता रहा हूँ, माधव गाडगिल समिति, माधव गाडगिल समिति का संबंध किससे है बाबू? तो पश्चिमी घाट के संरक्षण से। पश्चिमी घाट के संरक्षण से माधव गाडगिल समिति का संबंध है। कोई दिक्कत? आइए, केंद्रीय चमड़ा हो गया। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नवाबों का शहर कहाँ है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा दोनों कहाँ है? लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है। सबसे अधिक मुस्लिम की आबादी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में बाबू? सबसे अधिक बौद्ध के संख्या, यानी बौद्धिस्ट के संख्या सबसे अधिक भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बौद्ध की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। कोई दिक्कत? आइए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है बाबू? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। बहुत बढ़िया। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है बाबू? बेंगलुरु में। रमन अनुसंधान संस्थान। रमन को
सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। अच्छा सर, सीवी रमन को किस लिए? तो रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव प्रकीर्णन से संबंधित है, प्रकाश के प्रकीर्णन से रमन प्रभाव संबंधित है। 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था। नहीं, प्राइज मिला था। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब बताइए कि हरगोविंद खुराना को कब नोबेल प्राइज मिला था? 1928 में, 1968 में। हाँ, 1968 ईस्वी में नोबेल प्राइज किसको मिला था? हरगोविंद खुराना को। किसके लिए? हरगोविंद खुराना, हाँ, कृत्रिम जीन के संश्लेषण या डीएनए के संश्लेषण के लिए किसको? हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। कोई दिक्कत है? आइए, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जमशेदपुर। यानी राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है बाबू? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची। रांची जो है नागपुर पठार पर स्थित है। रांची किस पठार पर? तो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर का जो पठार है ना बाबू, यह कोयले से समृद्ध है। कोयले से समृद्ध है। छोटा नागपुर पठार से ही दामोदर नदी निकलती है। कौन नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। कोई डाउट? बताइए, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद कहाँ है बाबू? गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है। साबरमती नदी के किनारे ही साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में किसने? तो महात्मा गांधी ने किए थे। किसका? साबरमती आश्रम के स्थापना। खुद ही कहते हैं साबरमती नदी भारत के सबसे काली नदी या काली नदी है। ठीक है, काली नदी कहते हैं, बहुत गंदगी है इसमें साबरमती नदी में। ठीक, कचरा वाला नदी है, प्रदूषित नदी है। साबरमती नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी। फिर आपको काली नदी, शारदा नदी को काली नदी के नाम से जानते हैं। शारदा नदी काली नदी के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, देखिए अहमदाबाद हो गया। सूरत जो है गुजरात में ही स्थित है। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरो के काश्तकारी के लिए। हीरो के काश्तकारी के लिए, यानी डिजाइनिंग काटने के लिए सूरत प्रसिद्ध है। ना कि सूरत छपाई साड़ी वाला मार के आ जाइए लोग, समझ में होता ना? छपाई सड़िया वाला ना। ठीक है, सड़िया बढ़िया लगा था ना। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है बाबू? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अच्छा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ है बाबू? तो मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, बार्क की स्थापना कब हुआ था? 3 जनवरी 1954 को। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1954 को। 1958 को डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को। नासा की स्थापना 1958 ईस्वी को। 1958 ईस्वी में। अच्छा सर, बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था? 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था? 1961 में। अभी दिनेश कुमार की दिनेश खड़ा है, इसके दिनेश करके कुछ, ठीक है, सकलानी है इसके एनसीईआरटी के अध्यक्ष। सीबीएसई की स्थापना कब हुआ था? 1929 में। सीबीएसई की स्थापना 1929 ईस्वी में। कोई दिक्कत है? चलिए, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। देहरादून कहाँ है बाबू? तो उत्तराखंड में भारत पेट्रोलियम संस्थान है। बताइए कि भारत पेट्रोलियम की शुद्धता किससे मापा जाता है? ऑक्टेन नंबर से। यानी ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की शुद्धता ज्ञात किया जाता है। और सीटेन नंबर से डीजल की शुद्धता किससे मापा जाता है? सीटेन में। किसमें? सीटेन नंबर से। कोई दिक्कत है? आप पेट्रोलियम के गाद से ही क्या बनता है? ये सब ग्लिसरीन वगैरह ये सब, ठीक है। आइए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, या शहर कहिए, ठीक है। अच्छा जी, मुंबई जो है बाबू सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई का संस्थापक गेराल्ड ऑन्गियर। कोलकाता के संस्थापक जॉब चार्नॉग। जॉब कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है बाबू? तो पुणे में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? पुणे में स्थित है। पुणे कहाँ है बाबू? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में देखिए, पुणे को देखकर क्या ख्याल है? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। जो पाल घाट है ना, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा कौन बनाता है? पाल घाट दरा। यहाँ तो हो गया। अब देखिए भोर घाट और थाल घाट, ठीक है। तो भोर घाट मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक। अब उधर चल जाइएगा तो थाल घाट। तो थाल घाट किसको बाबू? मुंबई और पुणे। पुणे और मुंबई को कौन बाबू? थाल घाट। और मुंबई और पुणे को थाल घाट है, भोर घाट। मुंबई और पुणे को थाल घाट, और मुंबई और नासिक को भोर घाट। को दिक्कत है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, खत्म। बताइए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। यानी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। मैसूर कहाँ है बाबू? तो कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक में ही कोडाईकनाल की पहाड़ियाँ स्थित है। कोडाईकनाल ना, अच्छा। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। वहीं पर कॉफ़ी को क्या किया गया था? कॉफ़ी को पहली बार कहाँ पर? बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़िया पर। अच्छा बताइए, कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत सुंदर। कोई दिक्कत है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की। कहाँ पर? रुड़की में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। आइए, रुड़की कहाँ है बाबू? उत्तराखंड में। रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। यानी केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है, ठीक। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। हुगली, हुबली नहीं, हुबली नदी है कर्नाटक में। कहाँ पर है? हुबली नदी कर्नाटक में। हुबली, हुबली। पता कहते हैं। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान बताइए। कराईकुडी, ठीक है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी है, ठीक है। केंद्रीय यांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। कहाँ है? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है बाबू? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है बाबू? भावनगर। भावनगर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। भावनगर गुजरात में। एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ है बाबू? भावनगर गुजरात में ही है। सबसे ज़्यादा एशिया का सबसे बड़ा तेल ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? भावनगर गुजरात में, ठीक है। ये कौन है? तो रिलायंस कंपनी का है। किस कंपनी का? रिलायंस कंपनी का है बाबू। कोई दिक्कत है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। हाँ, यानी राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में ही 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। इसीलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर शहर कहा जाता है। अच्छा जी, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। हैदराबाद में 4 मीनार है। 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने। कोई डाउट? आइए, भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद हो गया। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कसारगोड। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है बाबू? कसारगोड। कसारगोड कहाँ है? तो केरल में। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? केरल में।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। कोई दिक्कत? और नारियल के कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? भ्रूणपोष। और नारियल का जो खोल होता है ना, वह कौन से ऊतक का बना होता है? ठीक है, वह कौन से ऊतक का बना होता है? जल्दी से आप लोग बताइए कि नारियल का जो खोल होता है वह कौन से ऊतक का बना होता है? ठीक है, बताइए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। देखिए, हिमाचल प्रदेश के 2 राजधानियाँ हैं, एगो कहाँ कहाँ? एक धर्मशाला और शिमला। ठीक है, तो ठंडे के दिनों में कहाँ पर? धर्मशाला, और शिमला में गर्मी के दिनों में रहता है राजधानी। ठीक है, गैरसैंण कहाँ के राजधानी है? उत्तराखंड के। एक है देहरादून और दूसरा गैरसैंण। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में हो गया। दृष्टि विकलांगों हेतु राष्ट्रीय संस्थान कौन है? देहरादून बाबू। यानी दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? देहरादून। बताइए, राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है बाबू? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। केंद्रीय पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। कोई दिक्कत है? अब चलिए दोस्त, हम लोग भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट के साथ। आइए बताइए। देखिए, इसे हमेशा पेपर में आपको एसएससी दीजिए, बिहार दरोगा दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, खलासी दीजिए, ड्राइवर दीजिए, कौन दीजिए, उसमें पूछेगा आपसे। हमेशा कंडक्टर का भी बहाली में इससे पूछता है। ठीक है, आइए सुनिएगा। सितार, सितार से कौन से संबंधित है बाबू? तो पंडित रविशंकर निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। पंडित रविशंकर का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? सितार से। ठीक है, जाकिर हुसैन का संबंध? तबला वादक। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। अच्छा जी, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध? बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। अच्छा, पन्ना लाल घोष किससे? बांसुरी से। पन्ना लाल घोष का भी संबंध बांसुरी से है। अमजद अली खां का संबंध सरोद से। आज ही दरोगा के सेट में पूछा हुआ था कि अमजद अली खां का संबंध किससे है? तो सरोद से। ठीक। बिस्मिल्ला खां का संबंध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां। डॉक्टर एन राजन किससे? तो वायलिन से। टी एन कृष्णन किससे? वायलिन से। टी एन कृष्णन किससे? वायलिन से। डॉक्टर एन राजन किससे? वायलिन से। बालचंद्रन किससे बाबू? वीणा से। बालचंद्रन का संबंध? कृष्ण, अगर कहेगा ना कि कृष्ण भगवतार का संबंध किससे है? तो वीणा से। कृष्ण भगवतार, अगर भगवान का अवतार है तो वह वीणा बजाएंगे। क्या बजाएंगे? वीणा। अगर सबसे पुराना वाद्य यंत्र कह दे कि कौन सा है? वीणा। कौन सा है? वह कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं? बांसुरी। कौन है? बांसुरी। ठीक है, अच्छा जी। एस बालचंद्रन का संबंध किससे है? एस बालचंद्रन का संबंध वीणा से। किससे? कृष्ण भगवतार का संबंध वीणा से। अच्छा, शिव कुमार शर्मा के संतूर वादक। संतूर वादक थे कौन? शिव कुमार शर्मा। उस्ताद रहमान खां पखावज से। किससे? पखावज से। उस्ताद रहमत खां पखावज से। मनवा नाचे मोर, कैसे गाना है? ठीक है, था ना? बादल के मौसम में मोर पंख उड़ाते हैं, मनवा नहीं था एक कविता? हाँ, लेकिन सर याद नहीं है। तो तुम लोग क्या याद करके रखते हो? ठीक है, हाँ। वह ठाकुर भीकम सिंह, ठाकुर भीकम सिंह का संबंध मृदंग से। किससे? मृदंग से। ठाकुर भीकम सिंह मृदंग से। ठीक है। उस्ताद सादिक अली खां का संबंध रुद्र वीणा से। किससे? रुद्र वीणा से। ठीक है। शेख चीना मौलाना का संबंध नाद स्वरम से। शेख चीना मौलाना का संबंध किससे है? नाद स्वरम से। तो शेख चीना मौलाना
चीना मौलाना अगर आ जाएगा तो समझना कि नाद से है। किससे? नाद स्वरम से है। जुबिन नौटियाल को जानते हो ना? जुबिन नौटियाल जो कि भारतीय संगीतकार, संगीत से क्षेत्र से है संबंधित। जुबिन नौटियाल बेचारे बहुत गम के गाना भी गाते हैं। ठीक है, तो सिमझनी से संबंधित है। सिमझनी तो जुबिन मेहता का, जुबिन नौटियाल नहीं दोस्त, जुबिन मेहता है। ठीक है, माने याद करने के लिए जुबिन मेहता आ जाए तो सिमझनी से। उस्ताद बिंदु खां तो सारंगी से, सारंगी बजाकर बिंदु पार दिया, यानी उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है? सारंगी से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप होमवर्क के इंतजार कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अभी आगे घटना चक्र, अभी तो मैं पढ़ाइए बाकी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होमवर्क तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ER हरेंद्रा क्लासेस से जुड़ जाइए, उस पर जस्ट कॉल का होमवर्क हम लोग डाल देंगे। ठीक, आप लोग उससे जुड़े रहिएगा, देख लीजिएगा, वहीं आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम घटना चक्र के बुक पढ़ेंगे, उसके बाद में करेंट भी डिस्कस करेंगे, स्टैटिक्स भी क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्त, अब हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिदिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जरूर कुछ ना कुछ सवाल हिस्ट्री में होगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था बाबू? 570 ईस्वी में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ठीक है, हजरत मोहम्मद का जन्म 1570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ। इनका जो जन्म हुआ था ना पैगंबर मोहम्मद का, मक्का सऊदी अरब में स्थित है, यानी मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पर? मक्का कहाँ है बाबू? तो सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ था? तो 632 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुआ था। हीरा नामक गुफा में हुआ था। ठीक है, 971 ईस्वी में महमूद गजनवी का जन्म हुआ था। 971 ईस्वी में महमूद गजनवी का जन्म हुआ था। अलबरूनी का महमूद गजनवी के साथ एक लेखक कौन आया था? अलबरूनी। कौन आया था? अलबरूनी। 973 ईस्वी में अलबरूनी का जन्म हुआ था। कब? 973 ईस्वी में अलबरूनी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो हो गया 973 ईस्वी में अलबरूनी का जन्म हुआ था। अलबरूनी ने तहकीक हिंद का रचना किया था। तहकीक हिंद का रचना किसने किया था? अलबरूनी ने ही किया था। और तहकीक हिंद को और किस नाम से जानते हैं? भारत की खोज। क्या यह तो हो गया कि भारत की खोज के नाम से किसे जानते हैं? तहकीक हिंद को। और तहकीक हिंद की रचना अलबरूनी ने किया था। ठीक, आइए, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने। किसने किया था? अरबों ने। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। यानी हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा है बाबू? तो ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर, ठीक है, इस देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो बताइए, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। किसने किया था बाबू? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, अच्छा सुनिएगा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में अटैक किया था सिंध प्रांत पर, भारत के सिंध क्षेत्र पर, और 712 ईस्वी में ही वह विजय प्राप्त किया था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब के। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे बाबू? अरब के। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो अरब का रहने वाला था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का रहने वाला था? अरब का रहने वाला था। चचनामा के अनुसार, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद।
चचनामा के लेखक अली अहमद। तो चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो अरोड़। जो सिंधु था ना वह एक देश के नाम से जाना, सिंधु को देश के नाम से जाना जाता है, यानी देश कहा जाता था उस समय। तो सिंधु देश की राजधानी 6वीं से 7वीं शताब्दी में कहाँ हुआ करता था बाबू? अरोड़ में। कहाँ पर? अरोड़ में। यह क्वेश्चन MPPCS में 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। और सिंधु की राजधानी, सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। कौन सा गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो अल्पतगीन जो था वह गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम था यामिनी वंश। गजनी वंश को अन्य किस नाम से जानते थे बाबू? यामिनी वंश के नाम से जानते थे। ठीक है। महमूद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। निम्न में से कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यानी विद्याधर जो था वह चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था उस समय, इसीलिए महमूद गजनवी द्वारा वह पराजित नहीं हुआ। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो विद्याधर। यानी विद्याधर ने महमूद गजनवी का सामना किया था। बहुत बढ़िया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कहेगा तो उत्बी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले लेखक कौन था? तो अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी भारत आने वाला लेखक था। कोई दिक्कत है? शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? बताइए। शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। ठीक है। इसका विकल्प बी माना है बोर्ड, यानी महमूद गजनवी का। ठीक है। शाहनामा का लेखक कौन था बाबू? तो फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन था? फिरदौसी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी ऐसा पहला मुसलमान था जो पुराणों का अध्ययन किया था, यानी पुराण को पढ़ा था। सोचने वाली बात यह है कि पुराण को पढ़ने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अलबरूनी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। ये तो छोड़ दो। सुनिए। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी था। अलबरूनी भारत में आया था किस लिए बाबू? कब आया था? सॉरी, अलबरूनी भारत में कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में। ठीक है। महमूद गजनवी 11वीं शताब्दी में आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था कौन? अलबरूनी। के बात को दे रखा है। चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो सुनिएगा। अलबरूनी के संबंध में सही कथन क्या था? तो उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। अलबरूनी जो था वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ ज्ञाता था। त्रिकोणमिति का भी अलबरूनी विशेषज्ञ ज्ञाता था। प्रथम ऐसा मुस्लिम था जो पुराणों को पढ़ा था। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो भीमदेव प्रथम। भीमदेव यानी महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था ना। और सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है या किस राज्य में है बाबू? तो सौराष्ट्र गुजरात में। सौराष्ट्र गुजरात में है। कोई दिक्कत है? उस समय जब अटैक किया था 1025 ईस्वी में, तो वहाँ सौराष्ट्र के यानी शासक कौन थे? तो भीमदेव प्रथम। आज जब शासन कर रहे थे तो उसी दौरान महमूद गजनवी इन पर अटैक किया, यानी सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और धन दौलत लूट कर वहाँ से सोना चांदी ले गया। और उसके बाद में क्या किया कि पुनः उसका सोमनाथ मंदिर का निर्माण भीमदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है। महमूद मंदिर में अतुल संपत्ति लूट कर वापस ले गया महमूद गजनवी। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। सुनिएगा।
सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर अवस्थित है। अरब सागर के तट पर, चूंकि गुजरात में है तो गुजरात अरब सागर से सीमा साझा करता है यानी लगता है, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के अरब सागर के तट पर अवस्थित है। श्री सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। सोमनाथ मंदिर जो है ना बाबू, 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख अल-बरूनी द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया। अल-बरूनी जो था अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था ना, तो उसी में इस मंदिर का जिक्र किया था। ठीक, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी। कौन बाबू? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। एक तरफ संस्कृत से छपा हुआ, सोचिए, चांदी के सिक्का निर्गत करने वाला शासक कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। ठीक, आइए, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मध्य एशिया के ऐसा शासक था जो 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीत लिया था। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मूलराज द्वितीय। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम मूलराज द्वितीय ने क्या किया था बाबू? पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को देखकर क्या ख्याल आया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच? तब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। उसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। उसमें कौन का? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें भी मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। इसके जीतने के बाद ही भारत पर शासन करना मोहम्मद गौरी शुरू कर देता है। तो मोहम्मद गौरी, तराइन के तृतीय युद्ध भी हुआ था, तो जो मोहम्मद गौरी नहीं लड़ा था, 1215 से 1215-16 में हुआ था। ठीक है, तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था। ठीक है, सुनिएगा, तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो हो गया चंदावर के युद्ध 1194 में। चंदावर जो था ना बाबू, चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जो जिला है ना, यहीं पर पहले चंदावर जिला था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? तो जयचंद। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, वह तराइन का द्वितीय युद्ध। यानी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ था बाबू कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई। यानी तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ ना। इसी युद्ध के उपरांत भारत में मुस्लिम शक्ति का क्या हो गया था? स्थापना हो गया था। ठीक है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? तो मोहम्मद गौरी। ठीक है, एक तरफ संस्कृत किसने सिक्कों पर, चांदी के सिक्कों पर एक तरफ संस्कृत, तो महमूद गजनवी। लेकिन किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा यानी कलमा खुदा हुआ है। याद रखना, कलमा माने होता है अरबी में खुदा हुआ है। यानी एक तरफ देवी लक्ष्मी का, दूसरा तरफ कलमा खुदवाना यानी अरबी भाषा में लिखा हुआ है। किसके? मोहम्मद गौरी का। तो याद रखना, कौन से ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? तो मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अक्ता माने समझते हो, अपना उत्तराधिकारी के तौर पर सौंप देना कि तुम ये सब चीज़ देखभाल करो। समझ में आ रहा है ना? तो उसको अक्ता कहते हैं। तो भारत में मोहम्मद गौरी तो था कहाँ का? मोहम्मद गौरी दिल्ली का था। मोहम्मद गौरी जो था अफगान साइड का था। ठीक है,
तो इसने क्या किया था कि भारत के जो विजित क्षेत्र था उसको मोहम्मद गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, खुद ही कहते हैं। अच्छा, मोहम्मद गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही चलिए दोस्त, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी ही बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। ठीक है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो बख्तियार खिलजी। यह बख्तियार जो खिलजी था ना बाबू, यह मोहम्मद गौरी का दास था, मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है। यह क्या किया था कि बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? बख्तियार खिलजी। और बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी बख्तियार खिलजी ही था। और बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का ध्वस्त, यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय था ना, इसका ध्वस्त किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था कौन? बख्तियार खिलजी। इसी ने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। खुद ही कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने। किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने। धर्मपाल जो था वह पाल वंश से संबंधित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। और उसको बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त किया था। ठीक। चलिए देखिए, मामलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था बाबू? कुतुबुद्दीन ऐबक। मामलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश के पत्नी का नाम शाह तुर्कान था। इल्तुतमिश के पत्नी का नाम शाह तुर्कान था। 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासन स्टार्ट हो गया और 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा। कब से? 1206 से 1290 तक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, लाखों का। कुरान खवा इसी को कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श या कुरान खवा कहने का मतलब है कुरान को पढ़ने वाला। ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था बाबू? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद है, इससे पहले यह संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय जब था तो इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है कहाँ पर बाबू? तो दिल्ली एवं अजमेर में। यानी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद यह दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन जो तुगलक था ना, वह कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के यहाँ 5वां चौथा मंजिल का निर्माण ध्वस्त जब हो गया था बिजली गिरने से, तो चौथी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह। चौथा और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को देखकर क्या ख्याल है बाबू? फिरोज शाह तुगलक के समय ही क्या था? सबसे अधिक क्या था? अधिक दास था। यानी सबसे अधिक दास कौन से दिल्ली सल्तनत के पास था? तो फिरोज शाह तुगलक के पास था। खुद ही कहते हैं। आइए देखिए, गुलाम वंश पर कौन कौन सा शासक किए थे शासन? तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक किया, उसके बाद में आराम शाह बना, उसके बाद में आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, उसके बाद नसीरुद्दीन ही था जो कि टोपी सीकर जीवन यापन करता था। और नसीरुद्दीन की मृत्यु 1966 में हुई थी। कब? 1966 में, सॉरी 1266 में। ठीक है, 1266 में। और उसके बाद बलबन शासन किया था। उसके बाद शमसुद्दीन कैमूर।
शमुद्दीन कैमूर्स। तो अंतिम पूछेगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शमुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, अब आइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर में। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुआ था, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का मृत्यु हुआ था। अब 1206 ईस्वी में ही गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसी को सौंप दिया था देखने के लिए, काज भर इनका डेथ हो गया, तब उसने क्या कर दिया। लेकिन अगर कहेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछ देगा, सॉरी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो इल्तुतमिश। ठीक है, कोई दिक्कत। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, तो बाबू इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था कि दिल्ली को राजधानी के तौर पर क्या किया, स्थापित किया। ठीक है, राजधानी के रूप में स्थापित किया था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, वह इल्तुतमिश था। इसने क्या किया बाबू कि नियमित सिक्के जारी किया था और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, तो दिल्ली। इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी कहाँ थी, दिल्ली। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने अपना राजधानी लाहौर बनाया था। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपना दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो इल्तुतमिश। दिल्ली का अगर कहेगा कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह कौन था, तो इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश ऐसा मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य जो था वह दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। देखिए, इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलत प्रदान किया था। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है बाबू, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश का कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। क्योंकि देखिए मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। तो इसलिए गुलाम वह खुद था, अपना गुलाम रखा था किसको, इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कोई दिक्कत? आओ तो बच्ची देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। कौन से निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, तो मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था बाबू, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। यानी मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जो था ना, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था, तो इल्तुतमिश के समय में, यानी कार्यकाल में क्या किया था कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां अटैक किया था भारत में। ठीक, और 2-4 क्वेश्चन है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, तो इल्तुतमिश। यह पूछता है कि यह चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में, याद रखना। एक और पूछता है कि नादिर शाह भारत में किसके समय में आक्रमण किया था, 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था ना, तो मोहम्मद शाह पर। वह अंतिम वही था का के, तो नहीं ये थे तख्ते ताउस, यानी मयूर सिंहासन के गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह था। इसी के शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह अटैक किया। कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस दोनों को उठाया और कहा कि आई एम गोइंग टू ईरान, ब्रिटेन नॉट ब्रिटेन, ईरान। नादिर शाह ईरान के था, कहाँ के, इसलिए उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब भारत के नेपोलियन
समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त। नेपोलियन के वो नेपोलियन विश्व इतिहास में नेपोलियन के पराजय के कारण क्या था? वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। डू यू अंडरस्टैंड? चंगेज खां का मूल नाम क्या था बाबू? तेमुचिन। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन। चंगेज खां किसके समय में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। बहुत बढ़िया। सुनिएगा, इसमें कह कि निम्नलिखित कथनों पर आप लोग विचार कीजिए दोस्त। ठीक है, केवल एक कथन सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। क्या हुआ था कि चंगेज खान जो था ना, वह भगोड़े ख्वारिज में के युवराज की खोज में, इसका बेटा था शायद कि कौन था ख्वारिज में, इसके युवराज की खोज में, युवराज अपने पुत्र को ही बोला जाता था, तो ख्वारिज में युवराज की खोज में चंगेज खान निकला था और सिंधु नदी तक पहुंचा था। समझ में आ गया ना? और उस समय यहाँ पर शासन कौन कर रहे थे? इल्तुतमिश। ठीक है, एकता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। एकता प्रथा को शुरू किसने किया था बाबू? इल्तुतमिश ने। किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। खुद ही कहते एकता प्रथा को समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। मलिक जानी। समझ में आ रहा है? यानी इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी। रजिया बेगम को शतच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। रजिया बेगम को यानी रजिया सुल्तान को शतच्युत माने सत्ता से हटाने में किसका हाथ था बाबू? तो तुर्कों का। जो तुर्क सरदार थे ना, वही नाराज हो गए। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था बाबू? तो गियासुद्दीन बलबन। यानी दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम कहेगा तब बहाउद्दीन था, लेकिन दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गियासुद्दीन बलबन था। इसका अगर कहे कि वास्तविक नाम तो बहाउद्दीन था। एकता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसमें सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। एकता प्रथा में क्या किया जाता था? एकरा बदले में भूमि दिया जाता था। यानी क्या किया जाता था? इसमें वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। नगदी वेतन, सैनिकों का नगदी वेतन देने का शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण बहुत सुंदर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, वेतन के बदले भूमि दी जाता था एकता प्रथा में। याद रखिएगा दोस्त, एकता प्रथा किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने। लड़का रटे रहता है, ही नहीं समझता है कि एकता प्रथा है क्या बाबू। तो एकता प्रथा में वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था। तो जिले इलाही, जिले इलाही बलबन ने क्या किया था कि भव्य उपाधि धारण किया था कि जिले इलाही। तो पूछ देगा कि बलबन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो जिले इलाही का। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप ने को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के और समान प्रतिपादित किया था? तो वह था बलबन। बलबन ने ही, बलबन वह मुस्लिम प्रथम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। बलबन ने कहा था कि एक तो ईश्वर है और दूसरा यहाँ पर मैं हूँ, दूसरा मैं हूँ, तीसरा मैं कोई नहीं। समझ में आ रहा है ना? अगर हमसे कोई ऊपर है तो वह है ईश्वर, और तो और कोई दूसरा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो सुनिएगा, सही कथन सुनिए ध्यान से। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ठीक है,
उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो पूछेगा कि नियामत ए खुदाई के सिद्धांत किसने दिया था? बलबन ने। उसने तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था। तुर्कान ए चहलगानी किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने। उसको समाप्त किसने किया? बलबन ने। जितना इल्तुतमिशवा के काम था सब बलबनवा के समाप्त कर दिया। खुद ही कहते अब बलबन भी एगो दासे था, बलबन भी दासे था। समझ में आ रहा है ना? बेचारा कहा कि बड़ी शोषण किया है तुम लोग। ठीक है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। बंगाल विद्रोह का दमन किसने किया था बाबू? बलबन ने। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था। तुगरिल खां ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किसने गुढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो बलबन। बलबन ने क्या लिखा था उसमें कि खलीफा का सहायक अपने आप को। किसने? बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक समूद्दीन कैमूर था। तुगरिल खां किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के। कब? तो 1279 ईस्वी में। 1279 ईस्वी में तुगरिल खां किसके शासनकाल में? तो बलबन के शासनकाल में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं करंट की ओर। रुक जाओ। चलिए दोस्त, हाल ही में भारत में सुनिएगा, करंट अफेयर्स अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक। हाल ही में भारत वर्ष 2024 के लिए के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष। चीन वाला चीनी ना, और चीनी खाए वाला। ठीक है। हाँ, शुगर यानी चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन बना है बाबू? भारत बना है। यह संगठन यूके में है। यह जो संगठन है चीनी संगठन कहाँ है बाबू? यूके में है। ठीक। चीनी उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पर है और भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। चीनी उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पर विश्व में और भारत दूसरे स्थान पर है। ISO की स्थापना यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय चीनी और संगठन का स्थापना 1968 ईस्वी में। कब बाबू? 1968 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में। यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1968 ईस्वी में और हेडक्वार्टर लंदन में है, यहीं पर। तो अभी हाल ही में भारत जो है 2024 तक के लिए चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। हाल ही में लॉन्च मेबेला वैक्सीन का संबंध किस रोग से है बाबू? तो मेबेला कहेगा ना तो मीजल्स यानी खसरा और रूबेला। तो मेबेला यानी मीजल्स यानी खसरा, मीजल्स को खसरा कहते हैं और रूबेला से संबंधित हैं। कौन बाबू? तो मेबेला वैक्सीन। ठीक है। यह फर्स्ट खुराक बच्चों को 9 मंथ में दिया जाएगा, यानी पहला खुराक इसका बच्चा जब 9 महीना के हो जाएगा ना तब दिया जाएगा। और सेकेंड खुराक 16 माह के अवस्था में, यानी जब लड़का 1.5 साल के हो जाएगा। ठीक है। तकरीबन 16 महीना के। ठीक है। तब जाकर उसका दूसरा खुराक दिया जाएगा। किसका बाबू? तो मेबेला वैक्सीन का। इसको बनाने वाली कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड कंपनी है। यानी यह जो मेबेला वैक्सीन बनाई है कौन कंपनी बाबू? तो इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड कंपनी बनाई है। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव 5वां बैठक में, देखो संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना वह 13 दिसंबर 1946 को लागू हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब सम्मिलित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को 5वां बैठक में लागू किया गया था। देखिए, प्रारूप समिति के गठन कब हुआ था बाबू? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं बाबू? तो 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। अध्यक्ष को लेकर इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था और 1956 में इनका मृत्यु हुआ था। खुद ही कहते संविधान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। खुद ही कहते प्रति वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है।
देखिए, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। हाल ही में ब्रिक्स सहायता के लिए पाकिस्तान ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए, सुनिएगा ध्यान से, ब्रिक्स में सदस्यता के लिए पाकिस्तान ने औपचारिक आवेदन दिया है कि हमें ब्रिक्स में शामिल कर लीजिए, ब्रिक्स में शामिल कर लीजिए। ब्रिक्स का अब स्थापना कब हुआ था बाबू? तो 2001 ईस्वी में ब्रिक्स का स्थापना जिम ओ नीलेन ने किया था, जिम ओ नीलेन ने किया था। ब्रिक्स का पहला बैठक 2009 में रूस में हुआ था। ब्रिक्स का पहला बैठक 2009 में हुआ था और इसी बैठक में लिया गया निर्णय कि साउथ अफ्रीका, किसको? साउथ अफ्रीका को, यानी दक्षिणी अफ्रीका को इसमें शामिल किया जाए। तो 2010 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिक्स में एगो एस जुड़ गया, यानी ब्रिक्स हो गया, यानी साउथ अफ्रीका जुड़ गया। कब बाबू? 2010 ईस्वी में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। 2009 में रूस में पहला सम्मेलन हुआ था इसका, ब्रिक्स का, और उसमें निर्णय लिया गया कि साउथ अफ्रीका आना चाहता है तो उसको सम्मिलित कर लिया जाए, और 2010 में इसको शामिल कर लिया गया। देखिए, वर्ष 2023 में साउथ अफ्रीका में हो रहे सम्मेलन में 6 सदस्य देश शामिल हो गया। अब वर्ष 2023 में साउथ अफ्रीका में जो सम्मेलन हुआ उसमें 6 सदस्य देश शामिल हो गया। कौन कौन है? 6 सदस्य देश कौन है बाबू? तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, यूएई और ईरान। यह 6 देश सम्मिलित हुआ है अभी हाल ही में 2023 में। किस में? ब्रिक्स में। तो अब ब्रिक्स में पहले कितना देश था? 5, अब हो गया है 6। तो कुल सदस्य देशों की संख्या कितना हो गया? 11। ऐसे ही एशियन में सदस्य देशों की संख्या कितना हो गया है? 11। कितना हो गया है? पहले कितना था? 10। अब कौन सा एगो बढ़ गया है? 11वां देश पूर्वी तिमोर या तिमोर लिस्ते। बहुत बढ़िया। देखिए, ब्रिक्स के बैंक का नाम क्या है बाबू? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश अभी हाल ही में कौन बना है बाबू? नया सदस्य कौन बना है? तो मिस्र बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? मिस्र। ठीक है। मिस्र की राजधानी काहिरा। काहिरा को कैरो के नाम से भी जाना जाता है। और नील नदी के देन कौन है? मिस्र। कि मिस्र की देन नील नदी? नहीं। बाप के दिल बेटा की, बेटा की दिल बाप, बाप के दिल बेटा ना, याद रखिएगा। संस्था और नया देश, सुनिएगा, नाटो का नया सदस्य देश कौन है बाबू? 31वां देश। नाटो में वर्तमान में 31 देश है, पहले 30 था, अब हो गया है 31। 31वां देश फिनलैंड हो गया है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। नाटो में कुल 31 सदस्य देश है। 31वां देश फिनलैंड है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड विश्व में सबसे खुशहाल देश है। ठीक है। और झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड है, खुद ही कहते हैं। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, G20 का 21वां सदस्य देश कौन हो गया है? अफ्रीकन यूनियन। यानी G20 का जो अभी भारत में आयोजन हुआ है ना बाबू, तो इसमें निर्णय लिया गया है कि इसका 21वां सदस्य देश कौन हो गया है? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को जोड़ लिया गया है। एशियन की स्थापना कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। एशियन के हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। एशियन की स्थापना 1967 में। एशियन के 11वां देश कौन है? तिमोर लिस्ते। ठीक, पहले 10 देश था, अब 11 हो गया है। पहले 10 देश कौन था? एशियन में 10 देश का नाम जल्दी से बताइए। देखिए, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस। 10 कथी कहते? तिमोर लिस्ते 11। तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली। ब्रिक्स में कौन कौन देश है बाबू? तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। इसमें 6 सदस्य देश, इथियोपिया, ईरान, ये सब जुड़ गया है ना। 6 सदस्य देश, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, यूएई और ईरान, 6 देश अब जुड़ गया है। तो ब्रिक्स में भी अब कितना देश हो गया? 11 देश। सुनिएगा, आईएमएफ का अंतिम देश, यानी आईएमएफ में कुल 190 देश हैं। 190वां देश कौन है? एंडोरा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। उसके उपरांत 1945 में इन दोनों का स्थापना हुआ था। किसका बाबू? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दोनों को ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अब चलिए दोस्त, WTO के 161वां देश कौन है बाबू? अफगानिस्तान। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 2001 में हुआ था। अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश है। अफ्रीकन यूनियन 2002 में अस्तित्व में आया था। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में है, ठीक है। यूएनओ में 193 देश हैं। 193वां देश कौन है बाबू? दक्षिणी सूडान। और सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम। और सूडान से दक्षिणी सूडान कब अलग हुआ था? 2011 ईस्वी में। कब? 2011 ईस्वी में। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ हो गया बाबू? तो जुब्बा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुब्बा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखा है बाबू? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में रखा है। हाल ही में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुकड मील योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। हॉट कुकड मील योजना 3 से 6 साल के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि स्वस्थ बच्चा मजबूत भारत, स्वस्थ बच्चा और मजबूत भारत। अब यूपी में बच्चा खइया सन तो भारत कैसे मजबूत हुई? खाली यूपीए के ना मजबूत हुई हो, अब पूरा भारत कैसे मजबूत हुई? भारत बना देगा, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको भारत सरकार को सबको लॉन्च करना चाहिए था कि 18 से 26 साल के जवान बुढ़ावा के सबके, ठीक है। हाँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है ना बाबू, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे हो गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह असम में हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ है बाबू? असम में। असम के पुराना नाम कामरूप। हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। थीम क्या है? द कनेक्टिंग द ग्लोब। थीम क्या है? कनेक्टिंग द ग्लोब। हाल ही में चर्चा में रहा A23A का संबंध विशाल हिमखंड से है। विशाल हिमखंड से है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। A23A यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह 1986 में अंटार्कटिका महाद्वीप से टूट गया और यह दक्षिणी महासागर में गति कर रहा है। दक्षिणी महासागर में धीरे धीरे गति कर रहा है। हाल ही में फीकी का अध्यक्ष अनीश शाह को बनाया गया है। किसको? अनीश शाह को। शाह जी लोग जो है ना यो प्रगति पर हैं। हाल ही में फीकी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अनीश शाह को बनाया गया है। अब फीकी की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में, ठीक है। अब फीकी का फुल फॉर्म पूछ देगा तो बताइए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फीकी की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। फीकी के अध्यक्ष अभी कौन है? अनीश शाह। अनीश शाह। कोई दिक्कत है? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट डे और आपसे अगले दिन के लिए क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइएगा आप किसका स्थापना, तो फीकी का हो गया ना, बताइए कि क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी। हाँ, यानी पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, आपको आंसर में बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है ER हरेंद्रा क्लासेस, उससे जुड़ जाएं और ऐसे ही दुलार प्यार आशीर्वाद देते रहें। लाइक बटन ज़रूर दबाएं और कम से कम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अपने भाई को धीरे धीरे प्रमोट कीजिए। अपने इस ग्रुप को जितना से जितना अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा उतना ही हमारा क्या होगा कि आगे इम्प्रूवमेंट होते जाएगा और हम लोग कुछ नए तरीके से कुछ और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद, जय भारत।